नमस्कार। मुद्दा है तो आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है चुनावी शोर, आदिवासियों पर जोर। जी हां, एक बार फिर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पर निशाना साध रही है और इसे झूठा अभियान बता रही है। तो अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है और आदिवासियों के साथ छल करने का आरोप उस पर लगाया है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि इस बयानबाजी के शोर में आदिवासियों को कौन साध पाएगा और आदिवासी लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में बटन दबाएंगे। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों पर नजर, लोकसभा चुनाव का असर, बीजेपी और कांग्रेस लगा रही जोर, आदिवासी जाएंगे किस ओर। फिर चुनाव नजदीक आते ही आदिवासियों की पूछ परख पहले से ज्यादा बढ़ गई है, या दूसरे लफ्जों में कहें तो आदिवासियों को साधने की कवायद तेज हो चली है। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान चलाकर इस वर्ग को साध रही है, उनके हक में किए सरकार के कामों को गिना रही है, सौगातों को मोदी की गारंटी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है, लिहाजा वो इस अभियान को झूठा बताने पर तुली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ट्वीट करते हुए अभियान पर निशाना साधा और आदिवासियों को साधने की कोशिश की, और अब कांग्रेस नेता उमंग सिंगार के सुर में सुर मिला रही है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को लुभाने के नाम पर जो अभियान चला रही है, ये झूठ का पुलिंदा है। जब जब चुनाव आते, जब जब इन्हें आदिवासियों की याद आती है। ये मध्य प्रदेश में भूला नहीं है किस तरीके से आदिवासियों का शोषण हुआ, किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर जाति की गई। आपने देखा होगा आदिवासी समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेशाब तक किया है। जिस तरीके से दबंगों ने आदिवासियों को साथ जाति की है, वो छिपा नहीं है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आदिवासियों का, देश में आदिवासियों का साथ कांग्रेस के साथ रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि कांग्रेस उनकी हित करने वाली पार्टी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कांग्रेस ने भरसक कोशिशें की। इसके बावजूद कांग्रेस को पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि बीजेपी इस वर्ग को साधने के लिए लगातार काम कर रही है। फिर चाहे बात मोहन कैबिनेट की पहली बैठक जबलपुर में होना हो, या फिर गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जन्म जयंती वर्ष मनाना हो, बीजेपी लोकसभा की दृष्टि से अब इस वर्ग को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पर कांग्रेस के आरोपों पर उसने जोरदार प्रहार किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बता दे कि उनकी सरकारें मध्य प्रदेश में रही है, लेकिन पेसा एक्ट जो जनजातीय समुदाय के लिए उस लाया गया था, उस एक्ट का क्रियान्वयन कराने का काम भी इस सरकार ने नहीं किया था, उनकी सरकार ने नहीं किया था। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण उत्थान के लिए संकल्पित है, कृतसंकल्पित है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो जनमन योजना है, उस योजना के तहत आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संकल्प लिए, उन संकल्पों को पूरा करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में करीब 22% वोट बैंक आदिवासी वर्ग का है और कुछ महीने के बाद लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में आदिवासी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है। इतना ही नहीं, एमपी की 29 सीटों में से 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। अगर विधानसभा वार बात करें तो 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। 2019 में बीजेपी ने सभी आदिवासी सीट पर जीत हासिल की थी, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नीलाभ जी, आपके पास कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में आपको आदिवासी बहुल एक भी लोकसभा सीट मिली नहीं है, और पिछले कई चुनाव में जाए तो इक्का दुक्का सीटें मिली हैं। और जब एक तरफ से राहुल गांधी किसान जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम चला रहे हैं जनजाति न्याय,
और आप लगातार आरोप लगाते रहते हो, लेकिन आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि चुनाव के समय आदिवासियों की याद आती, लेकिन कांग्रेस को भी तो चुनाव के वक्त याद आती, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लें चाहे लोकसभा की। सीधी पेशाब कांड आप जोर शोर से उठाते हैं, बीजेपी की बगावत के बाद भी वहाँ पर आप कांग्रेस चुनाव हार जाती है, तो कमी कहाँ रह गई है? क्यों नहीं कांग्रेस आदिवासियों को लुभा पा रही है? देखिए, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, हमसे कहाँ कमी रही, हम कहाँ अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हम समीक्षा करेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, बरसों बाद शिवराज जी मामा ही तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, बरसों बाद घंटिया मामा याद आए, बिरसा मुंडा याद आए, आदिवासियों के नाम से इवेंट बनाया, उन्हें भ्रमित किया गया, लाडली बहना का इवेंट बनाया गया, और किस तरह उनके साम दाम दंड भेद सब तरह के हथकंडे पेतरे अपनाकर, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कर, मशीनों का दुरुपयोग कर कर, डाक मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ कर कर सत्ता बना ली, सत्ता हासिल कर ली। ठीक है, ये एक अलग विषय है। अब बात बताएं। लेकिन लाडली बहनों को तो क्रेडिट जीतू पटवारी भी दे रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांग्रेस को चुनाव हरा दिया, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना, उसका इवेंट बनाकर वहां मुश्किल पैसे दिए गए जनवरी में। अब फरवरी में क्या होता है भगवान मालिक है, बड़ी मुश्किल में जनवरी में पैसे दे गए। लाडली बहनों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास कम कर दी गई है। अभी कब तक चलेगी ये भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छे से बता पाएगी, क्योंकि जब लाडली बहना शुरुआत हुई थी तो 10 महीने तक कई योजनाएं बंद कर दी गई थी। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे उन्हें पैसा नहीं मिला था, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली थी, विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिली थी, कुछ वो जो योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी वो आज तक शुरू नहीं हुई है। तो लाडली बहना का इवेंट कब तक चलाएंगे, देखने वाली बात है। मैं विषय पर आता हूँ। आदिवासियों के नाम से इतने इवेंट बनाया, वोट कबाड़ है। देखिए, ये चुनाव है जिसपे हम पूरे देश की बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव है, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, पूरे देश के संदर्भ में बात करेंगे। पूरे इन्होंने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े आदिवासियों को लेकर वादे किए। ये बताएं कि जब से इनकी सरकार बनी इन्होंने आदिवासियों के लिए क्या क्या कर दिया, कौन सी योजनाएं ले आए, कौन से स्कूल भवनों को शिलान्यास कर दिए, कौन से अस्पतालों को खोल दिए, या कौन से रोजगार की उनकी व्यवस्था लगा दी, नहीं लगाई। अब मैं मणिपुर पर भी जाऊंगा, वो भी आदिवासी समुदाय ही है, जनजाति समुदाय ही है। उसके बारे में आता आप पलटकर क्यों नहीं देखते हैं? न प्रधानमंत्री देखते, न गृह मंत्री देखते हैं। ये मैंने कहा पूरे देश की बात होगी। ये लोकसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है। तो मणिपुर की मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आबादी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, जहाँ आदिवासी हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही है। मणिपुर में जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है? वह जनजाति लोग नहीं है, जहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, अभी तक घटनाएं नहीं रुक रही है। आप चर्चा ही नहीं करते इस बारे में, बात ही करने को तैयार नहीं इस बारे में। चलिए गुंजन जी से जवाब ले लेता हूँ। तो गुंजन जी तमाम सारी चीजें गिना रहे हैं नीलाभ जी, और आप लोग चर्चा करने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं। देखिए सर, प्रथम तो मुझे पहले ये जवाब दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए कोई कदम उठाती है तो कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों होती है? और सिर्फ आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? अब मुझे तो लगता था कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, लेकिन आप बिल्कुल मेरा विश्वास बनता ही जा रहा है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी भी है। कांग्रेस का जो एजेंडा रहता है विभाजन का, वो कांग्रेस ने पूर्ण रूप से आदिवासी पे भी लागू कर दिया है। पहले तो ये जवाब दें, जब संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को अगर भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में लाती है तो उसका विरोध कांग्रेस क्यों करती है? आप जवाब दें। नहीं, लेकिन उनके 1 दर्जन विधायकों ने समर्थन किया मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल भी नहीं मनोज जी, इन्होंने जब प्रेसिडेंट पंचायत में सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदिवासी के हित की जो योजनाएं चलती हैं, 1000 रुपए महिलाओं के खाते में जो जाते थे, इनकी मात्र 15 महीने की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया था। पहले वेलफेयर स्कीम्स है, क्यों कांग्रेस ने उन वेलफेयर स्कीम्स को बंद कर दिया? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका विश्वास, जिसका उद्देश्य अंत्योदय में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी पंक्ति पे खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो, और इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, राजनीतिक नहीं है लेकिन ये उद्देश्य है, हमेशा से आदिवासियों के लिए योजनाएं लाए हैं, लाभ दिया है। चाहे आवास योजना, मैं चैतन्य जी के पास जाऊंगा, महाकौशल को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, मध्य प्रदेश को भी। तो हमने पिछली बार भी देखा था चैतन्य जी, विधानसभा के पहले चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदिवासियों के लिए काफ़ी सारी घोषणा की गई, पैसा एक्ट लागू किया गया, तमाम सारी चीज़ें की, लेकिन बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली विधानसभा में आदिवासी इलाकों की बात करें। अब लोकसभा में हम देख रहे हैं एक तरफ राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, माफ़ कीजिए पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इसके साथ ही वहाँ सबरी को भी याद किया जा रहा है, उनका मंदिर भी बनना है।
प्रधानमंत्री भी लाखों आदिवासियों खाते में एक मुश्त पैसा डाल रहे हैं मकान बनाने के लिए। ऐसे में क्या कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं, वो भी उमंग सिंगार, जो कि नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में। बेहतर होता ना ये काम अगर किसी बड़े आदिवासी नेता या जो नीलाभ जी कह रहे हैं देश का मुद्दा है तो देश के लेवल पर उठाया जाता है, या जीतू पटवारी कोई आंदोलन की घोषणा कर देते कल ही, इसके लिए 24 घंटे इंतजार नहीं करते। देखिए मनोज जी, आगामी 2-3 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्तर पर इस जंग में जीतना चाहती हैं। जहां तक आदिवासियों का सवाल है तो जल, जंगल और जमीन ये उनका बहुत पुराना आंदोलन था। बिल्कुल। और अभी पिछली बार जब शिवराज सिंह सरकार थी तब पैसा कानून यहाँ मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जबकि ये पैसा कानून 1986 में लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका ये लगा कि क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा था, इसलिए उसमें पैसा कानून लागू कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि आज भी आप देखिए कि आदिवासी इलाकों की स्थिति वैसी है। ठीक है, बहुत सी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार भी आई 15 महीने, इसके पहले 12, 15, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हाँ, आदिवासी नेता जरूर हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, चाहे वो हमारे महाकौशल के फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, बड़े भारी आदिवासी नेता माने जाते हैं, अभी विधानसभा का चुनाव हार गए, उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई। लेकिन आदिवासियों की जो स्थितियां हैं, चाहे हमारे तो महाकौशल में बहुत सा आदिवासी इलाका है, चाहे मंडला हो, नैनपुर हो, शहडोल हो, ये तमाम इलाके जो हैं ये आदिवासी बाहुल्य इलाके माने जाते हैं। लेकिन आज भी आप जाके वहां अगर देखिए तो आदिवासियों की स्थिति में कोई खास सुधार आया नहीं। दूसरी बात, लोकसभा में 47 सीटें आदिवासियों की आरक्षित हैं, तो जाहिर सी बात है कि 47 सीट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसके लिए प्रयास यही होगा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घोषणा कर रही कि हमको इस बार 400 के पार जाना है, तो उसके लिए तमाम जो वो हैं मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को वो अपने में एकत्रित करके उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने की कोशिश कर रही है। अभी जो न्याय यात्रा निकल रही है, इसके पहले जो घोषणाएं की थी आदिवासियों के लिए, वो सिर्फ इसलिए की जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि चूंकि चुनाव पास होता है और उस तबके को लुभाने के लिए इस तरह की तमाम घोषणाएं की जाती है। उसके बाद फिर चुनाव के बाद उन घोषणाओं का क्या होता है, उसमें से कितनी पूरी होती है या नहीं हो पाती है, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, विशेषकर मध्य प्रदेश में तो आप देखिए बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी इलाके का है, जहाँ तो 84 सीटें करीब आदिवासियों से संबंधित हैं और 40-42 सीटें जो है वो आरक्षित है। तो ये एक बहुत बड़ा जो तबका है और जिसको किसी भी तरह से पॉलिटिकल लोग पार्टी जो हैं वो अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीधा साधा तबका माना जाता है, बहुत सज्जन तबका माना जाता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पिछड़ा माना जाता है उनको। तो उनको किस तरह से लुभाया जाए, कुछ घोषणाएं कर दी जाए या उनको कुछ कर दिया जाए या कुछ पैसा दे दिया जाए, ये तमाम जो हथकंडे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी उठाती हैं चुनाव के दौरान, ये उसी का प्रतिफल है। मुझे मैं आऊंगा चैतन्य जी दोबारा आपके पास। जी नीलाभ जी, तमाम सारी चीजें बताई है चैतन्य जी ने भी, भील प्रदेश की मांग हो या तमाम सारी चीज़ें हो या जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, मुद्दे तमाम सारे हैं, तो आपके नेता उसको जमीन पे क्रियान्वित क्यों नहीं कर पाते? जब नेमावर कांड होता है एक कमेटी बना दी जाती है, जब सीधी कांड होता है एक कमेटी बना दी जाती है, जब कोई और घटना होती है किसी आदिवासी को गाड़ी के साथ बांध के खींच दिया जाता है, उसकी हत्या मौत हो जाती है देवास जिले में, तो एक कमेटी बना दी जाती है ना, लेकिन उसके पहले कुछ किया जाता है ना उसके बाद में कुछ किया जाता है। चक्कर क्या है? और आदिवासी नेता कभी कभी आप सोचते हो कि आगे बढ़ाया जाए लेकिन फिर पीछे हो जाता है, कभी ओमकार सिंह मरकाम को आगे लाते हैं, फिर उमंग सिंगार आगे जाते हैं। देखिए, मेरी आधी बात तो चेतन जी ने और आधी बात आपने पूरी कर दी। आदिवासियों पर किस तरह से अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए, गुंजन जी आप सुन रही हैं, मेरे ख्याल से सुन रही होंगी कि मेरे एक लिस्ट फेरिस्त गिनाई इन्होंने आदिवासियों पर अत्याचार की, चेतन जी ने बड़ी बातें बताई। देखिए आदिवासी, लेकिन सवाल वही है ना नीलाभ भाई, इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी चीजें हैं, मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। आप गिनाई लिस्ट जो मैं गिनाना चाहता था, गुंजन जी आप सुन रहे हैं, मैंने नहीं सुन रही है और आपके जवाब का जवाब भी दे देंगे वो जी, आप सुन रहे हैं, मैं इसलिए आपको आगाह करूं, मैंने नहीं कहा। ये बातें आम बातें जो जनता के बीच में सवाल खड़ा करती हैं। ठीक है, आदिवासी अमूमन क्या होते हैं, एक स्वभाव से भोले होते हैं। आप वो भूल जाते हैं जब उनका पैर धुला दिया जाता मुख्यमंत्री भवन में, तो ये भूल जाते हैं उन्हीं पर मूत्र विसर्जन भी किया गया था भाजपा के नेता के द्वारा। वो भूल जाते हैं, वो पैर धुलाने में खुश हो जाते हैं, कितने भोले होते हैं। वो भूल जाते हैं जब उन बरसा मुंडा
और कंटिया मामा की जयंती बना के एक इवेंट बना के उनको बसों में भर के भोपाल लाया जाता है, वो मोदी जी ताली थाली बजा के उनको रवाना कर देते हैं। वो भूल जाते कि हमारे गांव में शिक्षा नहीं है, वो भूल जाते हमें पानी नहीं मिल रहा है, वो भूल जाते हमारे लेकिन गांव में कांग्रेस अस्पताल क्यों नहीं भूल है। जाती? कांग्रेस तो याद रखे, जाते- कांग्रेस भी चुनाव के समय याद करती है ना, दिक्कत ये है। बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वो भूल जाते जब उन्हें गाड़ी से बांध कर खींचा जाता है, वो नेमावर कांड ही भूल जाते। अमूमन का आदिवासी भोला होता है, इस भोलेपन का फायदा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठाती आई है। इन्हें चुनाव के समय आदिवासी याद आते हैं। यही विधानसभा चुनाव में हुआ था, उनके वोट कबाड़ लिए, अब उनकी तरफ आंख मूंद कर बैठ गए। अब फिर लोकसभा चुनाव आए, मैं फिर विषय पर आ रहा हूँ। मणिपुर भी जो घटनाएं हो रही है वो आदिवासी जनजातियों के साथ ही हो रही। गुंजन जी, वो घटनाएं अभी तक रुक नहीं रही है, अभी भी महिलाएं निर्वस्त्र की जा रही है। जवाब भी देना चाहूंगी। मैं आऊंगा गुंजन जी आपके पास, जी। आदिवासी महिलाओं का हित कांग्रेस ने क्या किया, पहले कांग्रेस इसका जवाब देते। आपकी 2018 में जो मात्र 15 महीने की सरकार बनी थी, उन्होंने आदिवासी के लिए जितनी वेलफेयर स्कीम्स मध्य प्रदेश में चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उन सबको या तो आपने रोक लगा दिया था या तो पैरालाइज कर दिया था। आदिवासी के जितने भी खाते में पैसे जाते थे वो आपने भेजना बंद कर दिया था। आप बताएं, क्या कांग्रेस आदिवासी विरोधी है? आदिवासी कांग्रेस के लिए जरूर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उनके आस्था का विषय है, ये उनका उद्देश्य है कि उनके लिए जो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो। और उसका उदाहरण भी है, जब आज प्रधानमंत्री पीएम जनधन योजना लेकर आए हैं तो कांग्रेस को तकलीफ क्या है? कांग्रेस को तो आभार व्यक्त करना चाहिए, तो आपने उसे इवेंट बना दिया। गौरव दिवस के रूप में जब सम्मान किया था आदिवासी का, तो आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। रानी लक्ष्मीपति कमलापति जब स्टेशन का नाम दिया गया तो आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। आदिवासियों के जो बलिदान थे उन्हें उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको सम्मान, जो भूला हुआ सम्मान था वो वापस दिलाया भारतीय जनता पार्टी ने। और आदिवासी को एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके सोशल, लेकिन गुंजन जी, इसके बाद भी उतना भरोसा क्यों नहीं मिल पा रहा है जो पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, 18 में भी, 23 में भी? गुंजन जी, मैंने कहा फिर भी 18 और 23 में वो आदिवासी पूरा भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा बीजेपी पर? देखिए मनोज जी, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस सारे फायदे, सारे वादे अपने राजनीतिक मुद्दे पूरा करने के लिए करती है, और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि उनकी वेलफेयर उन तक पहुंचे, उनका काम हो। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने ये पीएम जनधन किया है, उन्हें पक्के मकान मिले, उनको सड़कें मिले, उन्हें स्वच्छ पानी मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनका नीलाभ जी के करके बोलेंगे तो सुनाई देगा पूरा जी। काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिना इसके कि चुनाव के नतीजे क्या है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि उनकी भलाई हो, आदिवासी का डेवलपमेंट हो, और वो उस डेवलपमेंट के लिए आप देखें, विकास राशि की भी अगर मैं बात कर लूं तो 24,000 करोड़ रुपए की विकास राशि पीएम जनधन के तहत आदिवासियों के लिए दी गई है। ये कांग्रेस जो हमेशा कर्जे का बहाना बनाती रही है, डेवलपमेंट इन्होंने किसी भी वर्ग के लिए नहीं किया, ना आदिवासी हो, ना ओबीसी हो, ना किसी भी वर्ग के लिए। ये सिर्फ एक विशेष समुदाय को साधने के लिए इन्होंने सिर्फ जवाब ले लेता हूँ नीलाभ जी, बताइए। वो तो कह रहे हैं 34,000 करोड़ की योजना है, तमाम सारी वेलफेयर स्कीम है, वोट बैंक नहीं है बीजेपी के लिए। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, आपने वही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से मिला हुआ पर्चा जो अमूमन हर प्रवक्ता को पकड़ा दिया जाता है कि रट लो, घोट लो, जाके टीवी जाकर बोल देना, भले तो आपने वही पर्चा पकड़ दी। हमेशा अन्य सभा समय दिया जाए, आपने पर्याप्त समय दिया गया। हमें यही तो आपत्ति है, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, इवेंट में उसका इंप्लीमेंट नहीं होता। अब ये बताएं, कितने अस्पताल बना दिए आदिवासी क्षेत्रों में आपने, कितने स्कूल बना दिए आदिवासी क्षेत्रों में आपने, कितने कारखाने लगाई ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, ये बताइए आप। कितनी सड़कें बना दी आदिवासी क्षेत्रों में। आप अपना डाटा बता दीजिए ना कि आपकी सरकारों ने कितने स्कूल बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए। अरे श्रीमान, मैं तो बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, गुंजन जी जिस अस्पताल में पैदा हुई और मैं पैदा हुआ सरकारी अस्पताल तो कांग्रेस ने ही बनाया है, उस पर चर्चा ही नहीं करना। जिस यूनिवर्सिटी में गुंजन जी ने शिक्षा ली और मैंने ली, वो भी कांग्रेस ने बनाया। जिस सरकारी संस्था गुंजन जी के पिताजी और मेरे माता पिता ने नौकरी करी, जिसकी पेंशन आज तक पा रहे, वो भी कांग्रेस ने बनाया। लेकिन फिर भी कांग्रेस को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? लंबी बहस चलेगी। चेतन जी, ये तमाम सारे इशू ऐसे हैं कि हर बार हम देखते हैं कि आदिवासी का मुद्दा तो एक सर्कल बन जा देते हैं कि वो बढ़ते हैं और वहीं घूमते हुए जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है, चाहे वो चुनाव के पहले की बात हो चाहे चुनाव के बाद की बात हो। तो आखिर
लेकिन इसके बाद भी, तमाम चीज़ों के बाद भी कांग्रेस ये जवाब नहीं दे पा रही कि वो भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है। देखिए, कांग्रेस की जो स्थितियां अभी हैं, वो मुझे लगता है कि वो अपना भरोसा जनता में और आम मतदाता के बीच में खोती जा रही है, और उसके पीछे बहुत से कारण हैं। अभी आप देखिए कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का, उन्होंने कांग्रेस नीलाभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी चेतन जी बोल रहे हैं। जी जी, जिस तरह से वो बड़े लीडर्स में जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने अस्वीकार किया है। ये पूरे हिंदू समाज में जो भारत जो राम के प्रति आस्था रखते हैं, उनका अपमान होता है। तो जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, वो खुद अपने आप में इतने दिग्भ्रमित हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि जिस तरह से अभी चुनाव में हार मिली है कांग्रेस को, ये सोचा नहीं था कांग्रेस ने कि हमारा इतना कम बहुमत मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद इस बात की आशा नहीं थी कि इतना जबरदस्त बहुमत हमको मिल जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जब भी चुनाव आता है तो निश्चित तौर पर लोक लुभावन घोषणाएं हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, और उसको भी ये मालूम है कि जनता की जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर होती है। आप तमाम तरह के वचन पत्र, लेकिन आपको एक तक परसेप्शन भी रहता है कि उसको ये लगना चाहिए कि कौन इस घोषणा को पूरा करेगा, वो उसके साथ जाएगा, क्योंकि घोषणा तो उससे अच्छी कांग्रेस की भी थी। ये बात तो सही है कि लोगों को लगता है कि जो सरकार है ये प्रयास कर सकती। दूसरा, फिर ये जो डबल इंजन वाली सरकार का एक जो कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि केंद्र में भी हम हैं और हम राज्य शासन में भी हम हैं, इसलिए आपको फायदा होगा, और इसका फायदा मिला भी कि अभी जो कर्ज लेने वाली थी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, उसके लिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो सवाल इस बात का है कि आप आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं। अभी तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारा तो महाकौशल इलाका पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य इलाका माना जाता है, और मैं तो कई बार कई भी शहरों में गया हूँ जहाँ पे आदिवासी लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई फर्क आया नहीं। दूसरी बात यह है कि पूरी भारत की जो जनसंख्या है उसके करीब 9.3 ये आदिवासी हैं। इसका मतलब है कि अगर 140 जनसंख्या मान लें तो लगभग 14 करोड़ लोग आदिवासी हैं, या हर 10वां व्यक्ति आदिवासी कह सकते हैं। जी, तो इन 14 करोड़ लोगों के लिए कौन सी पार्टी ने क्या किया है, ये तो आदिवासी। एक छोटा जवाब ले लेता हूँ। गुंजन जी, उन्होंने तो आंकड़े सहित बताया, और महाकौशल को बहुत भली बात ही पूरे मध्य प्रदेश को ही समझते हैं। चैतन्य जी, मैं बहुत सम्मान के साथ, चैतन्य जी, आपकी बात मैंने सुनी भी। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है कि बस जब चुनाव का ऐलान हुआ तब आदिवासी का नाम लेने लगे, और आज से नहीं, बहुत वर्षों से आदिवासी कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रयासरत रही है, और उसके लिए सारे काम कर रही है, योजनाएं बना रही है। जैसे कि आप पैसा कानून, नीलाभ जी आपके पास आऊंगा। मैं गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करूं, मैं आदिवासी के एजुकेशन की बात करूं, मैं आदिवासी को घर देने की बात करूं, आवास योजना के तहत जो कोशिश की गई थी, अच्छा हेल्थ और एजुकेशन दोनों देने की सारी चीजें आपने कही, उसी के बारे उसके बाद भी चैतन्य जी यही कह रहे हैं। तो नीलाभ जी, एक छोटा सवाल, अगर आदिवासी इलाकों में इतनी सारी समस्या आज भी हैं और लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी तो कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, चूक हो गई कांग्रेस से भी। गुंजन जी, नीलाभ जी से एक जवाब दे रहा हूँ। जी, पर्चा बंद कर लीजिए जो आपको कार्यालय से मिला है। अब मेरी बात सुनिए, देखिए 2008 जब से 18 साल एक करके बोलेंगे दर्शकों को समझ में आएगा। नीलाभ जी, जी, 18 साल सुनिए, आप कहने लगे 10 दिन के अंदर, तो आपको जो जनता की भलाई की स्कीमों से तकलीफ क्या है? तो नहीं हो जाता। गुंजन जी, एक छोटा जवाब ले लूं नीलाभ जी से, फिर आपके पास आऊंगा मैं। जी, नीलाभ जी। जी, देखिए, आजादी के बाद से कांग्रेस ने आदिवासी उत्थान के काम किए। आदिवासी क्षेत्रों में जो काम कांग्रेस ने किया, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, उसके बाद जो काम वहीं के वहीं यथावत रुक गए। जो आप सर्वे कीजिए, जो अस्पताल कांग्रेस के समय के बने हुए वही बने, जो स्कूल कांग्रेस के समय के बने हुए वही बने। तो अगर उसको ये कहें नीलाभ जी कि जो काम कांग्रेस की सरकारों ने किए थे उसी काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, फिर दिक्कत क्या है? लेकिन चूंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और समय इतना ही था। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, गुंजन जी, नीलाभ जी, चैतन्य जी। तो निश्चित तौर पर चुनाव का शोर है और आदिवासियों पर जोर है, और हो भी क्यों ना, 22% आबादी है, 6 सीटें लोकसभा में आरक्षित है, 47 विधानसभा सीटें हैं और 84 सीटों पर प्रभाव है। ये एक ऐसा बड़ा आंकड़ा है जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए, आदिवासियों के लिए लुभाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक तरफ हम ज़मीन पर सारे काम होते देख रहे हैं आदिवासियों के लिए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस
न सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है, वो केवल सोशल मीडिया के सहारे बीजेपी की घेराबंदी का प्रयास कर रही है। ऐसे में जब तक कांग्रेस सड़क पर उतर के कोई गंभीरता से प्रयास करती नहीं नजर आएगी या भरोसा नहीं दिलाएगी आदिवासियों को कि वो उनके हित में काम कर रही है, तब तक क्या आदिवासी कांग्रेस की ओर फिर से लौट पाएंगे? मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है और मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।